अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रिजवान से यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगा मैं। और आज की हमारी वीडियो इस डिस्कशन पे बेस्ड होगी कि किस तरीके से FATF जो फैटफ जिसको कहा जाता है उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है अपने मकासद के लिए दुनिया की चंद कंट्रीज की तरफ से। शुरू में मैं एक प्रोवर्ब है उससे शुरू करना चाहूँगा। एक बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब है और कहा जाता है कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। कि पावरफुल जो है, स्ट्रॉन्ग है जो है, वो चाहे पर्सन हो या कंट्री हो, उसको जो दिल में आएगा वो करेगा और जो कमज़ोर है उसको वो एक्सेप्ट करना ही होता है। तो हमें पाकिस्तान के FATF के रिसेंट फैसले के बाद ये चीज़ साबित होती नज़र आ रही है। अभी रिसेंटली FATF का एक इजलास हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान अब अगले हमारे मीटिंग तक फिर से ग्रे लिस्ट में रहेगा। आपको पता है कि FATF एक इदारा है जो 1989 नवासी में बना और इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। और जो दुनिया की 7 बड़ी कंट्रीज हैं जिनको G7 कंट्रीज कहा जाता है, उन्होंने इसको बनाया था। और उनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US शामिल हैं। और इसका मकसद ये था कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए, इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, जो पैसे एक जगह से दूसरी जगह, जिसे हवाला हुंडी कहा जाता है, करप्शन के पैसे भी इधर उधर भेजे जाते हैं और जो बाद में गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको रोका जाए। और FATF 2000 तक एक इदारे के तौर पे काम करता है, लेकिन इसको असल तकवीयत मिली कि जब 9/11 का वाकया हुआ। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशंस भी आई और FATF को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। और इसी तरीके से हम फिर देखते आए हैं कि अब तक FATF को पॉलिटिसाइज किया जा रहा होता है इन G7 कंट्रीज की तरफ से, जो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और छोटे कंट्रीज पे इसके ज़रिए से सैंक्शंस लगवाते हैं और अपने काम उनसे निकलवाते हैं। पाकिस्तान की जहाँ तक अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में जून 2018 से है। उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, मोदी और मैक्रोन जो कि फ्रांस के सदर हैं, इनका एक गठजोड़ हमें सामने नजर आता है और पॉलिटिसाइज हुआ। पाकिस्तान तब से FATF की ग्रे लिस्ट में है। वो हमसे कंटिन्यूसली डू मोर की डिमांड करते आए हैं। हम उनकी डिमांड्स पे अमल पैरा हुए, लेकिन हमें अभी भी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। सबसे पहले देखा जाए कि इस दफा उन्होंने हमारे ऊपर क्या कदगन लगाई है और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से दोगली पॉलिसी चल रहा है। और एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक FATF स्पेशली मुसलमान कंट्रीज को इस वक्त टारगेट कर रहा है। सबसे पहले FATF ने ये कहा कि हम ने पाकिस्तान को 34 टारगेट्स दिए थे। 34 एक लिस्ट दी थी 34 चीज़ों की कि आपने ये 34 चीज़ें करनी है, लेकिन पाकिस्तान ने उनमें से अभी तक सिर्फ 30 पे अमल दरामद किया है, 4 पे नहीं किया। लिहाजा इन 4 की बेस पे हम इसको अब तक ग्रे लिस्ट में रखे हुए हैं। और उसने ये भी कहा, FATF के जो प्रेसिडेंट है, उसने ये भी कहा कि हमारा FATF जो है वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता है। उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे वोट करते हैं, तब हम डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजंस कभी भी किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं होते। लेकिन अब ज़रा फैक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमें हकीकत क्या बताती है, फैक्ट्स क्या बताते हैं। सबसे पहले जुलाई में इस साल जब FATF का इजलास हुआ था, उसके बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने एक बात की कि मोदी गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखेगी या रखवाएगी, और वही हमें होता नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ US, अब जरा बात कर ली जाए कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनके दोगली पॉलिसी को भी यहाँ पे साबित करेंगे, तो इंशाल्लाह अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स फाइनेंस क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क, FinCEN जिसको कहा जाता है, अमेरिका की एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक ज़ेली इदारा है जो कि क्राइम्स को, जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, उनको मॉनिटर करता है। उसकी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली और उसने जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं, उनको इन्वॉल्व पाया है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। और उनकी बड़ी होशरुबा तफसीलात हैं कि इंडियन टोटल 34 इंडिया के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अब तक 3,201 इलीगल ट्रांजैक्शंस की और तकरीबन $1.53 मिलियन लॉन्ड्री किए, हवाला हुंडी के जरिए ब्लैक मनी जो है वो बाहर भेजी। और दूसरी इसी तरीके से
जुलाई 2020 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर इस वक्त कर्नाटका और केरला, उनकी जो 2 रियासतें हैं, वहाँ पे दाइश की मौजूदगी है। दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं और इंडिया उनके खिलाफ एक्ट करे। और उसके साथ-साथ हमें पता है कि आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है, वो भी करप्शन में उसके भी बहुत सारे केसेज़ सामने आए हैं और वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरीके से कुलभूषण यादव, जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ा, उसने भी यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग को एक्नॉलेज किया। उसने एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान और केपी के हमारे जो फ्रंटियर के इलाके हैं, वहाँ पे वो लोग, कराची के अंदर भी ये लोग टेरर फाइनेंसिंग करते रहे हैं। तो ये सारी, अब अगर हम देखें, जिसमें बैंक्स इंडिया के इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वहाँ पे दहशतगर्द भी मौजूद हैं, वहाँ पे आईपीएल उनके जो ऑफिशियल हैं वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। कुलभूषण हमने पकड़ लिया, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग में उसने एतराफ़ कर दिया। तो इस सारे के बावजूद अब तक इंडिया का कहीं पे भी एफएटीएफ में कोई ज़िक्र नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये साबित होती है कि एफएटीएफ जो है वो एक बाइस्ड अप्रोच है और स्पेशली पाकिस्तान और मुसलमान कंट्रीज़ के खिलाफ उसने एक बाइस्ड अप्रोच रखी हुई है। इसी तरीके से अभी सितंबर 2021 के अंदर, 2021 के अंदर, तुर्की की एक न्यूज़ एजेंसी है एनाडोलो एजेंसी, उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उसने ये कहा कि फ्रांस की एक सीमेंट कंपनी जिसका नाम लाफार्ज सीमेंट कंपनी है, उसके सीरिया के अंदर शाम में दाइश के साथ रवाबित हैं और फ्रेंच इंटेलिजेंस और फ्रेंच गवर्नमेंट इस बात को बखूबी जानती है और उसने उसके लिए सबूत भी पेश किए हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 18 नवंबर 2018 को एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसका कोड नेम AM02 था, उसने कोर्ट के अंदर हियरिंग के दौरान इस बात को एक्नॉलेज किया, इस बात को माना कि लाफार्ज कंपनी वाकई दाइश के साथ इन्वॉल्व रही है और वो उनको सीमेंट प्रोवाइड करती रही है। और उस सीमेंट को लेके दाइश और जो दूसरी वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें, जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पे एक्नॉलेज शुदा दहशतगर्द तंजीमें, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो वहाँ पे अपने बंकर्स बनाते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। और अब तक तकरीबन जो लाफार्ज कंपनी थी, उसने 2 सालों के दरमियान में, उसने रिपोर्ट में लिखा गया है 2012 और 2014 के दरमियान में, उसने तकरीबन कोई 5.6 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया है उनके साथ, दाइश के साथ। तो ये भी एक चीज़ है और इसकी कहीं से भी हमें उन फ्रेंच की तरफ से भी कहीं पे इसकी तरदीद सामने नहीं आई अभी तक और ना ही इस पे एफएटीएफ जाग रही है, बल्कि वो तो उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये भी चीज़ साबित करती है कि एफएटीएफ किस तरीके से एक बाइस्ड अप्रोच लेके चल रही है और चुनिंदा कंट्रीज को ही टारगेट करती है। अब जब हम बात करते हैं कि हमें एफएटीएफ की बाइस्ड अप्रोच साबित करनी है, तो इतने सारे प्रूफ्स के बाद अब कुछ और फैक्ट्स भी मैं आपको देना चाहूँगा। उसमें ये देखा जाएगा कि एफएटीएफ किस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है। पाकिस्तान में एक रिसर्च है, इंस्टीट्यूट भी है, थिंक टैंक भी है, इपरी, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उन्होंने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में जारी की है और उसमें नॉन एफएटीएफ नॉन कंप्लाइंस उन्होंने बताई है दुनिया की। नॉन कंप्लाइंस से यहाँ पे मुराद ये है कि एफएटीएफ की डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स को कोई कंट्री कितना पूरा करता है वो उसकी कंप्लाइंस है, और जो डिमांड्स पूरी नहीं होंगी वो नॉन कंप्लाइंस में आ जाएंगी। जैसे कि पाकिस्तान को अगर उन्होंने 34 डिमांड्स पाकिस्तान के सामने रखी और पाकिस्तान ने 30 को पूरा किया, तो पाकिस्तान की कंप्लाइंस 30 है और नॉन कंप्लाइंस 4 है। इसी तरीके से परसेंटेज भी उसकी निकाली जाएगी। तो अब जरा हम नॉन कंप्लाइंस परसेंटेज की बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान की एफएटीएफ नॉन कंप्लायंस 12.5% है, 12.5%। अमेरिका की 22.5% है, 22.5% नॉन कंप्लायंस एफएटीएफ के साथ। जापान की 27.5% है। न्यूजीलैंड की 30% है, 30%। जॉर्जिया की 32.5% है। साउथ कोरिया की 20% है। रशिया की 12.5% है और फ्रांस की 25% है। अब देखें, इसमें तकरीबन तमाम कंट्रीज जो हैं, जो मैंने आपको गिनवाई, उनकी नॉन कंप्लायंस पाकिस्तान से तकरीबन डबल है या डबल के करीब करीब है और डबल से भी ज्यादा है कुछ की तो।
लेकिन उनके बारे में एफएटीएफ सोया हुआ है, उसको कहीं पे उनमें कहीं पे भी फाइनेंसिंग और लॉन्ड्रिंग और नॉन कंप्लायंस नजर नहीं आ रही, बल्कि उसको नजर आती है सिर्फ पाकिस्तान की नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के अभी रिलेशन जरा टफ हैं। अमेरिका को पता है कि हमने इनसे अपने काम निकलवाने हैं, हमने उनको अभी एब्सोल्युटली नॉट कहा है, हमने उनको यहाँ से निकलने में हेल्प की है, और हम अब अपने पाँव पे जरा खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना का साथ देने के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब अमेरिका साफ ज़ाहिर है कि हम पे ये टैक्टिक्स अपना रहा है। इसी तरीके से एक और रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें अभी इसी सेशन के अंदर उन्होंने टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और टर्की की जहाँ तक बात की जाए तो वो भी हमें पता है कि टर्की का ग्रीस के साथ ऑयल और ड्रिलिंग, जो कि समंदर के अंदर ड्रिल करके तेल निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, उसके अंदर वो टर्की एक्सपैंड कर रहा है। अब 2023 का जो मुआहिदा खत्म हो रहा है टर्की का 100 साला, उसके बाद टर्की आज़ाद हो जाएगा। तो इन्होंने अभी से ही उसको कदगन लगाना शुरू कर दी कि इसके पर कभी भी फैलने ना पाए, और ये एक आज़ाद मुल्क की तरह जिस तरह टर्की अब इरादे कर रहा है कि मैंने ग्रो होना है और बड़ी रियासत बनना है दुनिया की, तो वो ना कर सके। तो इन्होंने अब अभी से टर्की के ऊपर भी अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। तो इसी तरीके से अभी जब पाकिस्तान की एक पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला आया, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उसने फिर एक ट्वीट किया और उसने यही कहा कि, और एक न्यूज एजेंसी है इंडिया की ANI न्यूज एजेंसी, उसने कोट किया है उसे, और उसने कहा कि ड्यू टू अस पाकिस्तान इज अंडर द लेंस ऑफ एफएटीएफ एंड इट वाज केप्ट इन ग्रे लिस्ट, कि हमारी वजह से पाकिस्तान जो है अभी तक ग्रे लिस्ट में है। तो उसने ओपनली आके एग्री किया इस बात को, और एफएटीएफ के डिसीजन को उसने ओपनली क्वेश्चन किया है। अब इस पे भी दुनिया के जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ मुंसलिक है, हमारे साथ फिलहाल नहीं है। इसी तरीके से मिडल ईस्ट बेस्ड एक लॉयर हैं हसन असलम शाद, मशरक वस्ता जो है मिडल ईस्ट, उसके एक लॉयर हैं, वो इस सारे एफएटीएफ के सिनारियों पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। और उन्होंने इसकी डिसीजन के बाद क्या कहा वो आप सुन जरा, कि इफ दे वर फेयर इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज दे वुड हैव पुट द यूके इन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। उन्होंने ये कहा कि अगर एफएटीएफ अपनी डीलिंग्स में फेयर होता, जस्ट होता, इंसाफ पसंद होता, तो अब अभी उसने यूके को ग्रे लिस्ट में डाला होता, लेकिन वो बाहर है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जाहिर करती हैं कि एफएटीएफ एक बाइस्ड इदारा है, पॉलिटिसाइज्ड इदारा है, जो कि अपने जो उसके आका हैं, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके, जापान, ये और बाकी जो इनके कनाडा वगैरह ये कंट्रीज हैं, इनके मातहत है, और जो लोग वो चाहते हैं ये वही करते हैं। और इसमें कहीं पे भी इंसाफ नहीं होता। पाकिस्तान के तहत तो स्पेशली अभी नहीं हो रहा। पाकिस्तान हालांकि वाहिद कंट्री है जिसने दहशत गर्दी के ज़मन में 80,000 जानें अपनी दी, तकरीबन अपनी इकॉनमी का, मीशत का हमने $150 अरब का हमने नुकसान उठाया। हमने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एक अलग झेला है, हमने आईडीपीज झेले हैं, हमने अपने लोगों के खिलाफ दहशत ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी थी, और ख़ुद हमने ही सफ़र किया। इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान को एक्नॉलेज नहीं करते, उल्टा डू मोर कहते हैं। तो ये वक्त है कि पाकिस्तान को भी, अब पाकिस्तान इनफैक्ट ये समझ चुका है, और उसने अपने दोस्तों को चेंज करना शुरू किया, और उसको समझ आ गई कि आपको उसको किस तरफ जाना है, और अपने पाँव पे खड़ा होने की अब वो कोशिश कर रहा है। तो इससे तो खैर एफएटीएफ का जो किरदार है वो हमारे सामने आ चुका है, और इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि एफएटीएफ एक बायस्ड इदारा है, और वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए सिर्फ काम करता है, ना कि टेरर फाइनेंसिंग के लिए। तो आज तक के लिए हमारे पास एफएटीएफ की डिस्कशन में फिलहाल यही है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी तो हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करते जाएंगे। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, और इसमें अगर आप लोग कुछ और कहना चाहें, कुछ अपनी राय से आगाह करना चाहें, तो वो हमें प्लीज़ बताइए, और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।